आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर फोकस किया था भाजपा ने, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है जो राजनीतिक समझ रखते हैं कि उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने ही पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव भाजपा को जितवा दिया और कांग्रेस को हरवा दिया। अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, तो इस बार भी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सामने लाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा की या भाजपा के लोगों की तरफ से हुई, और उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की एक साजिश हो रही है आईएमए के पास। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, ये ज़मीनें डेमोग्राफी चेंज कर रही हैं, ये कौन लोग हैं जो ज़मीन खरीद और बेच रहे हैं, आईएमए को खतरा हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें सब सामने आई और इसको एक नैरेटिव तैयार करने की एक कोशिश हुई और लोगों ने कोशिश की इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो मुद्दा कुछ और ही निकला। क्या है ये ज़मीन का मुद्दा, किसकी ये ज़मीन है, कब किसने खरीदी, किसको बेची, इसमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की सिक्योरिटी को इससे क्या खतरा है, और आईएमए से ये ज़मीन कितनी दूरी पर है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक हमारे देश में मतलब एक गौरवान्वित करने वाली संस्था है जो मिलिट्री में बहादुर अफसरों को प्रशिक्षण देती है जाने से पहले, और जहां से लेफ्टिनेंट तैयार होते हैं देश की हिफाजत करते हैं। अगर आप कभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आसपास से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके सामने और उसके बराबर में और उसके 100-200 मीटर की दूरी पर तो इतने आवासीय भवन हैं कि जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। एक ज़मीन है जो गांव धौलास में है और तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, लेकिन उस ज़मीन पर वो चूँकि मुसलमानों ने खरीदी थी और उस ज़मीन को लेकर के उस पर कोई निर्माण ना हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को अचानक से खतरा पैदा हो गया। उस धौलास गाँव से पहले 7 किलोमीटर एक गांव है तेलपुर। तेलपुर में एक मस्जिद है, मदरसा है, उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन धौलास में उस ज़मीन पर कुछ भी बनेगा तो उससे आईएमए को खतरा होगा। कुल मिलाकर ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री। उसी दौरान उन्हीं की सरकार में जो मसूद मदनी है, देवबंदी विचारधारा वाले, देवबंद वाले उलेमा, उनकी एक ट्रस्ट है सेकुलर ट्रस्ट। तो सेकुलर ट्रस्ट ने एक ज़मीन का आवेदन किया कि हम यहाँ ज़मीन खरीदकर एक स्कूल बनाना चाहते हैं। उस पूरे प्रस्ताव में कहीं मदरसे का या किसी तरह का कोई जिक्र नहीं था। एनडी तिवारी सरकार ने उनसे कहा कि आप ज़मीन खरीद लीजिए और ज़मीन खरीदने के बाद आप 20 एकड़ ज़मीन आपको खरीदनी होगी और आप ज़मीन खरीदिए, और ज़मीन खरीदने के बाद एजुकेशनल जो भी एक इंस्टीट्यूट वहाँ पर आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको केवल और केवल ज़मीन के बारे में बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके रिपरकेशन पॉलिटिकली क्या हो रहे हैं और पॉलिटिकली इसको आगे किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़मीन के बारे में बताता हूं। देवबंदी उलेमा हैं महमूद मदनी और असद मदनी, उनका एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम है सेकुलर हिंद ट्रस्ट। ये नई दिल्ली स्थित है। इन्होंने एनडी तिवारी गवर्नमेंट में 2004 में, आपको याद होगा कि 2002 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार आ गई थी विधानसभा में, और तो 2004 में एक आवेदन एनडी तिवारी गवर्नमेंट के सामने जाता है कि हम यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहते हैं, और उस प्रस्ताव में किसी मदरसे का, मस्जिद का या किसी तरह का जिक्र नहीं है, एक स्कूल का जिक्र है। तो उस ज़मीन को खरीदने के लिए सरकार उनको कहती है कि आप 20 एकड़ ज़मीन पूरी कर लीजिए और स्कूल बना लीजिए। इसी बीच वहाँ पर ट्रस्ट ने आसपास के लोगों से ज़मीन खरीदनी शुरू की, और ज़मीन खरीदने के बाद 180 दिन इनको ज़मीन खरीदने के लिए दिए गए, लेकिन 20 एकड़ ज़मीन इनकी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 15.19 एकड़ ज़मीन इन्होंने पूरी तरह से खरीद ली। क्योंकि स्कूल बनने की, एक जिस तरह का स्कूल बनाया जा रहा था उसके लिए 20 एकड़ की आवश्यकता थी, तो वो पूरी नहीं कर पाए। तो सरकार ने इस ज़मीन को मर्ज कर लिया, यानी सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया, ऑक्युपाई कर लिया उसको, कि आप शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं तो इसलिए आपको अब स्कूल बनाने की भी इजाज़त नहीं है। ये एनडी तिवारी सरकार की ही एक प्रोसेस चल रहा है। 2007 में चुनाव होते हैं और यहाँ पर सरकार भाजपा की आ जाती है। इसी बीच जो ये सेकुलर हिंद ट्रस्ट है, तो सरकार के इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट चला जाता है कि साहब हमने ये ज़मीन खरीदी थी और इस ज़मीन में हम इतनी ज़मीन नहीं खरीद पाए और हमें इस पर हमसे ज़मीन सरकार ने छीन ली है। तो हाईकोर्ट ने उस समय के जो भी कानून के जो प्रोविजन थे उनको बहुत ही कायदे से फटकारा, अधिकारियों को फटकारा, और ये कहते हुए कि अपना फैसला
2010 में दिया, 2007 में वो हाईकोर्ट जाते हैं, 2010 में एक फैसला आता है, कोर्ट ने कहा स्कूल नहीं बना सकते, तो इनको ज़मीन बेचने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ज़मीन का जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो कृषि है, अभी तक वो कृषि में ही रहेगी। तो इसी दौरान आईएमए की सुरक्षा का मामला भी उठता है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। 2010 के हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने कोई अपील नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं उस समय भाजपा की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उस ज़मीन के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा। इसी बीच में ट्रस्ट ने एक रईस अहमद नाम के व्यक्ति को एक पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और कहा कि आप इस ज़मीन को बेच दीजिए। तो रईस अहमद ने 15 मुस्लिमों को ये ज़मीन बेची और 15 मुस्लिम अलग थे, फिर अलग अलग ज़मीनें बिकती रही, क्रम चलता रहा। क्रम चलने के बाद ये सामने आया कि जितने अब जो लब्बुलवाब है, बीच में किसने ज़मीन खरीदी, किसने नहीं खरीदी, किसने किसको बेची, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं अब आज की स्थिति आपको बताता हूँ। जितने भी वहाँ प्लॉट उस 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में कटे हैं, उसमें एक तो भूमि की श्रेणी नहीं बदली गई है, दूसरा वो प्लॉटिंग जो हो रही है, तो वो प्लॉटिंग उसमें 80 प्लॉट हिंदुओं के हैं और 15 मुसलमानों के हैं। यहाँ सरकार के नुमाइंदे, जो अघोषित नुमाइंदे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। मुस्लिम ट्रस्ट की ज़मीन थी और अब वहाँ पर 80 हिंदू परिवार हैं जिन्होंने वो प्लॉटिंग, जिन्होंने वो भूखंड वहाँ पर खरीदे हैं। उसके बाद ये ग्राम धौलास है। अब राज्य में इतने मुद्दे चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, अवैध खनन के डंपर पर लोगों को कुचल रहे हैं, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को बैकफुट पर ला रही हैं। ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा है जो इन सब चीज़ों से ध्यान हट जाए। तो कांग्रेस तो इस बात का आरोप लगा रही है कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला केवल सरकार ने, जो ज्वलंत मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के टूटी सड़कें, बेरोजगारी, आंदोलन, अंकिता भंडारी, और तो इनसे हटाने के लिए इस मुद्दे को यहाँ पर लाया गया है प्रायोजित तरीके से। कांग्रेस का ये आरोप है, लेकिन भाजपा ये नहीं मानती। भाजपा का एक जवाब है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज का मामला है, इसको रोका जाना चाहिए, इसकी जांच शुरू हो गई। तो ये खैर ये सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री ने बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर पर अभी तक एक भी वक्तव्य नहीं दिया। उधम सिंह नगर में डंपरों से कुचलकर हत्या हो गई, उस पर एक बयान नहीं आया। हिस्ट्री सीटर की पुलिस अभिरक्षा में हरिद्वार में हत्या हो गई, कोई बयान नहीं। आज राजधानी में सरेआम एक मर्डर हो गया, कोई बयान नहीं। लेकिन इस जमीन पर मुख्यमंत्री का बयान जरूर आता है, और उस बयान को आप सुनिए। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी जमीन जो है, जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है, या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी, तो ये सरकार में निहित करेगी। जब हाई लेवल से इस मामले को जो है टेक ओवर किया जाता है, तो शासन से एक रिपोर्ट जिले से मांगी जाती है। शासन ये कहता है कि इस भूमि की आप पूरी रिपोर्ट, पूरी आख्या ऊपर भेजिए। एसडीएम की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट, फिर डीएम की रिपोर्ट लग करके शासन में जाती है, और उसमें बताया जाता है कि ग्राम धौलास में, परगना पछवादून, वहाँ पर वाकई कृषि भूमि है, और ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाती है। और अब नए सिरे से ये इस ज़मीन को कुर्क करने की तैयारी हो रही है, जिसमें 80 हिंदू हैं और 15 मुसलमान हैं। अब देखिए कुल मिलाकर खेल क्या है। मैं फिर आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि 2004 में एक आवेदन आता है, ट्रस्ट ज़मीन खरीदती है, पूरी ज़मीन खरीद नहीं पाती, सरकार ज़मीन को मर्ज कर लेती है, स्कूल नहीं बन पाएगा। वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कहता है ट्रस्ट को ज़मीन बेचने का अधिकार है। वो अपना पावर एक अटॉर्नी एक दे देती है अपने एक आदमी को, और वो रईस नाम का आदमी आगे ज़मीन बेच देता है, जिसमें 80 हिंदू हैं और 15 के आसपास मुसलमान हैं। ये संख्या थोड़ी एक दो ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो अब फिर इस ज़मीन को कुर्क करने की तैयारी केवल इसलिए हो रही है, ये बताया जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वहाँ पर मुसलमान बहुत आ गए हैं, और उसकी वजह से आईएमए को खतरा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इसके बैकग्राउंड में है। अभी पूरी तैयारी चल रही है कि इस ज़मीन को सरकार में मर्ज कर लिया जाए। महादेव रेजिडेंसी के नाम से वहाँ पर एक आवासीय प्रोजेक्ट भी कोई लेकर के आ गया है। ये बात तो तय है कि उस ज़मीन पर भूमि की श्रेणी बदले बगैर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता। और ये बात भी तय है कि रजिस्ट्री में, दाखिल खारिज में जितने भी लोग हैं, उन पर उनके नाम ये ज़मीन कृषि भूमि के तौर पर ही चढ़ी हुई है। ये एक अलग परिवर्तन की कार्रवाई है कि अगर कृषि भूमि पर कोई व्यक्ति दूसरा उपयोग में उस भूमि को ला रहा है,
भवन बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, घर बना रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार प्रशासन को है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ज़मीन की कुर्क करने वाली स्थिति जो है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। अब कुल मिलाकर अब फिर मैं वहीं लौटता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत पर ये आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है। एक कांग्रेस के एक पदाधिकारी द्वारा ये कहा गया था कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। वहीं से भाजपा ने उस पूरे के पूरे मामले को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसी वो नैरेटिव इतना बनता चला गया कि कांग्रेस चुनाव हार गई। कुछ कांग्रेस के अंतर्कलह थी, कुछ कांग्रेस के अपने कर्म थे जो वो चुनाव बुरी तरह से परास्त कर गई। ये दूसरा विधानसभा चुनाव था लगातार जब कांग्रेस हार रही थी, लेकिन ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा भाजपा के काम आया और भाजपा को फलदायी साबित हुआ। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, अब फिर से उस मुद्दे को पिछले 3-4 दिन से लाया गया और उसकी जब तह में बहुत सारे लोग, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग, जागरूक लोग जब उसकी पड़ताल करने गए तो ये पाया कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज जैसा कोई मसला ही नहीं होता। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही तो हिंदू ज़्यादा, मुसलमान कम हो रहे हैं, ज़मीन मुसलमानों की थी। तो अब कुल मिलाकर ये सब चीज़ें हो रही हैं ऐसे समय में जब प्रदेश को बहुत सारे ऐसे मामलों की ज़रूरत है, ऐसे फैसलों की ज़रूरत है जिससे आगे बढ़ा जाए। जब इन्वेस्टर समिट को ग्राउंड पर उतारने की केवल बात ना कहकर ग्राउंड पर ये बताया जाए कि यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री लग गई है, हमने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया है। जब लैंड ऑर्डर के मामले में आप पूरे चारों जिलों में, मैदानी जिलों में इतने अपराध होने के बावजूद एक भी कार्रवाई नहीं करते, एक सिपाही सस्पेंड नहीं करते, एक पुलिस कप्तान तो आप छोड़ दीजिए, उनको तो कोई छू नहीं सकता, आप डीएसपी तक, इंस्पेक्टर तक नहीं हटाते। ऐसे में जब आपको सख्त फैसले वहाँ पर लेने चाहिए, ऐसे में जब सख्त फैसले आपको लैंड ऑर्डर बेहतर बनाने के लिए लेने चाहिए, तब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा धीरे से बाहर आता है और बहुत सारे अघोषित सरकारी नुमाइंदे उसको हवा देने में जुट जाते हैं। लेकिन पड़ताल यही है और कागज़ यही है, कागज़ बता रहे हैं कि उस ज़मीन में अब 80 हिंदू परिवार हैं और वो ज़मीन सेकुलर हिंद ट्रस्ट ने ली थी। वो पूरी ज़मीन नहीं खरीद पाए, स्कूल नहीं बना पाए, हाईकोर्ट ने उनको बेचने की अनुमति दी। 15 मुसलमान हैं, 80 या 82 के आसपास हिंदू। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, 2004 में जब ज़मीन खरीदने की परमिशन हुई तब कांग्रेस सरकार थी। जब ज़मीन मर्ज की कांग्रेस ने और फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से राहत मिली, तब भाजपा की सरकार थी। उसके बाद जो प्लॉटों की बिक्री हुई है, प्लॉट्स जो बेचे गए हैं वो 2022, 2023, 2024, 2025 इनमें वहाँ उस ज़मीन पर बिक्री हुई है और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर इस मामले में पड़ताल में तो कुछ नहीं निकला और ज़मीन कुर्क करने की तैयारी हो रही है।